गुड मॉर्निंग दोस्तों आइए आज हम आर्टिकल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारी इंग्लिश भाषा में ही आर्टिकल होते हैं और इन आर्टिकलों का सीधे सीधे रूपांतरण हिंदी में नहीं किया जाता है। यानी इनका हिंदी में शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है और कैसा होता है, तो इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, हम आज के वीडियो में मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम मीनिंग और आर्टिकल्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास आर्टिकल्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं। आर्टिकल इसे जो है डिटरमाइनर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये निर्देशक होता है, यानी निश्चितांक होता है। ये निश्चित करता है कि क्या होता है, यानी ये डिटरमाइन करता है, ये निश्चित करता है कि वस्तु के बारे में क्या है। तो ये केवल इंग्लिश में ही होता है और अरबी में ये मिलता है। तो इसका अरबी में तो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं कि इसे अर्थ जो है वो कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक आर्टिकल होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी कि अनिश्चित आर्टिकल्स, और दूसरा है डेफिनिट यानी कि निश्चित आर्टिकल्स। ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं और ये निश्चितता का बोध कराते हैं। तो अनिश्चित आर्टिकल्स हमारा ए और एन है, वहीं निश्चित आर्टिकल्स हमारा दा है। दा का उच्चारण जो है वो किस प्रकार होता है इसे भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम इनके मीनिंग भी देख लेते हैं, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो ए और एन का मीनिंग जो है वो एक, प्रत्येक, सब, जैसा, कोई, और या किसी दर से जो काम होता है उसके लिए भी ए और एन का इस्तेमाल होता है। यानी हिंदी में इसके जो है वो ये 4-5 मीनिंग्स हैं, और इन 4 मीनिंग्स का बाकी में प्रयोग हमने एक वीडियो में पहले ही डाल दिया है, उसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहीं ये जो है डिफिनिट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित आर्टिकल्स जो दा होता है, इसका मीनिंग शाब्दिक अर्थ कुछ भी नहीं होता है, कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन फंक्शनल मीनिंग होता है। इसके मीनिंग जो है केवल फंक्शनल होता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इनके कुछ उदाहरणों के बारे में। तो ए और एन के यहाँ पर हमने 3 उदाहरण ले लिए हैं, जैसे कि ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। तो इसने किसी बूढ़े आदमी को देखा है, और वो आदमी कोई बूढ़ा आदमी है, यानी कि निश्चित नहीं है वो कौन आदमी है। तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है। इसमें है देयर वाज अ किंग, यहाँ पर जो है वो कोई राजा था, या इसे हम कह सकते हैं एक राजा था। तो राजा कौन था ये नहीं बताया गया है, कोई एक वाक्य जनरली कह दिया गया है कि एक राजा था। तो इसमें निश्चित नहीं हो रहा है कि राजा कौन था। अगला है अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। एक कोई कुत्ता था, लेकिन कौन सा कुत्ता है ये इससे निश्चित नहीं होता है। इसलिए ए और एन जो है वो अनिश्चितता बोधक आर्टिकल्स हैं, यानी इनसे निश्चित नहीं होता है, अनिश्चितता का ज्ञान होता है। वहीं इसमें हम देख लेते हैं जो हमने वाक्य लिए हैं, उसमें क्या है कि द हाउस इन विच आई लिव इज नाउ। इसमें क्या है कि एक घर है, द हाउस, लेकिन वो घर कौन सा है जिसमें मैं रहता हूं। घर जिसमें
मैं रहता हूँ नया है, यानी एक घर ऐसा है मैं जिसमें रह रहा हूँ वो घर नया है, यानी एक निश्चित है कि मेरा घर नया है, मेरा घर नया है। तो यहाँ पर जब दा लग जाता है आर्टिकल तो बात निश्चित हो जाती है, यानी कि एक फिक्स हो जाती है। और ए होता है तो ए कोई घर है, वो कौन सा घर है, कौन रहता है, ये निश्चित नहीं होता है। लेकिन जब निश्चित हो जाता है कि इस घर में मैं रहता हूँ, ये मेरा घर है या किसका घर है, जब निश्चितता हो जाती है तो दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दूसरा वाक्य हम लिखते हैं, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। ये वह पेन है जो मैंने खरीदा है। ये है वह कलम है जो मैंने खरीदा है। ये वो कलम है जो मैंने खरीदा है, यानी एक कलम की विशेषता ये है कि इस कलम को मैंने खरीद लिया है, तो इस ये निश्चित है कि ये वही कलम है जो मैंने खरीद लिया है। ऐसी बात अगर होती है तो यह द का प्रयोग होता है। अगला है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। नेपाल नेपाल का सोना सस्ता है, यानी कि सोना जो है वो कहाँ का है, नेपाल का है। एक निश्चित है, कोई सोना नहीं है, एक सोना है जो कि नेपाल का सोना है और वो सस्ता है, तो इसलिए यहाँ दा का प्रयोग हो गया है। तो दा का फंक्शनल मीनिंग आप समझ गए होंगे कि दा का मीनिंग और ए और एन का मीनिंग में क्या फ़र्क है। तो अब देख लेते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन किस तरीके का होता है। तो ए का प्रोनाउंसिएशन आ भी होता है और ए भी होता है। ए का प्रोनाउंसिएशन आ भी होता है और ए भी होता है, लेकिन जब आ उच्चारण होता है तो इसके अर्थ में, और ए उच्चारण होता है तो इसके अर्थ में कुछ फर्क होता है। जैसे कि यहाँ पर वीक फार्म होती है तो आ का उच्चारण करते हैं, और स्ट्रांग फार्म होती है तो ए का उच्चारण करते हैं। जैसे कि जब हम किसी बात पर अधिक जोर देना चाहते हैं तो ए का उच्चारण करते हैं, और जब उस बात पर कम जोर देते हैं तो आ का उच्चारण करते हैं। और जब हम एन में अन का उच्चारण करते हैं जब वीक फार्म होती है, यानी कि जब हमें किसी वस्तु के बारे में हम कह रहे हैं और उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, यानी उस वस्तु को महत्व कम देते हैं, तो हम अन का प्रयोग करते हैं। और जब हम उस वस्तु को बहुत महत्व देते हैं, वस्तु महत्वपूर्ण होती है, तो हम उसे एन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आ, ए और ए एन का जो उच्चारण है वो है एन और एन दोनों ही होता है। अन और एन, आ और ए दोनों ही उच्चारण होते हैं। लेकिन यहाँ बात ध्यान देने वाली बात यह है, जब आ का उच्चारण होता है तो ये वीक फार्म होती है, यानी कि ये कमजोर फार्म है, कमजोर तरीका है। जब हम बात पर कम ध्यान देते हैं और एन और एन का प्रयोग करते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग फार्म होती है, यानी हम मजबूती से जो बात कहते हैं, यानी की तरफ जब इशारा करते हैं तो थोड़ा मजबूत इशारा होता है हमारा, तो ए और एन का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अब हम आर्टिकल प्रोनाउंसिएशन द का भी देख लेते हैं। दा के दो उच्चारण होते हैं, द और दी। तो दा का उच्चारण वैसे ही होता है जहां पर ए लगता है वहां पर दा का उच्चारण होता है, और जहां पर एन लगता है वहां पर दी का उच्चारण होता है। जैसे कि जो बोबिल साउंड होते हैं उनके साथ में दी का उच्चारण होता है, जो कंसोनेंट साउंड होते हैं उनके साथ में दा का उच्चारण होता है। जैसे कि दा कांगो, यानी कि के से अक्षर शुरू है और कांगो बाने कोई देश है कांगो, और उसके आगे हम जब दा लगा होता है, THE लगा हुआ है, तो इसे उच्चारण दा होता है, द कांगो। और दी इंडस, इंडस के बारे में जब बात करते हैं इंडस, तो दी इंडस, यानी कि जब किसी देश के बारे में ई से शुरू होता है, जब कहीं पर कोई साउंड
वोवेल साउंड है तो दी का उच्चारण होता है और ये दोनों ही वीक फॉर्म है। यहाँ पर उच्चारण करने के लिए ये द और दी, ए और एन, ए और एन, जहाँ एन लगेगा वहाँ अगर दा लगता है तो उसका उच्चारण दी होगा, और जहाँ ए लगता है वहाँ पर यदि दा आता है तो उसका उच्चारण दा होगा। अब ये वीक फॉर्म है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ई और एन हो चाहे जो भी हो, उच्चारण हमेशा दी ही होगा। यानी किसी में अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, बात को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, तो उस बात के लिए हमें हमेशा दी का ही उच्चारण करना पड़ेगा, दा का नहीं, चाहे वो वोवेल हो या कंसोनेंट हो। तो इसलिए कभी कभी जो है कंफ्यूजन रहती है कि हम दा का उच्चारण करें या दी का उच्चारण करें। तो यहाँ से आप उसे सीख लेते हैं और ये कंफ्यूजन एकदम निकल जाएगी कि दा का उच्चारण सही है या दी का उच्चारण सही है। इस बात पर यदि बहस है तो ये भी समाप्त हो जाएगी। दा और दी दोनों ही उच्चारण होते हैं, लेकिन दा का उच्चारण वहाँ पर होता है जहाँ पर कंसोनेंट्स होता है, और दी का उच्चारण वहाँ पर होता है जहाँ पर वोवेल साउंड होती है। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हमें इसका उच्चारण करना है तो हर जगह दी का ही उच्चारण होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज देखा कि आर्टिकल्स का उच्चारण जो है वो किस तरह से होता है और इनके माने क्या होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।